हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। आइए आज की क्लास में हम जो है क्लास 10 का जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरे चैप्टर में जानकारी किस चीज की है? अम्ल और क्षार की। किसके विषय में जानकारी लेने हैं? अम्ल और क्षार कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तुम्हें दिक्कत क्या है? अब ठीक से बैठ जाओ यार, है ना। जब टॉपिक पढ़ा लें उसके बाद जो टॉपिक दिक्कत करे बताना, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो हमारा है अम्ल और क्षार का, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, है ना। वैसे अम्ल जानते हो ना क्या होते हैं? नॉर्मली तरीके से आप जान लीजिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो आपको स्वाद में खट्टे लगते हैं, है ना। स्वाद में जो खट्टे होते हैं ना, खट्टा टाइप होता है ना। जितने भी फलों में, अधिकांश जितने भी फलों में, जितनी भी चीजों में आपको खट्टापन महसूस होता है उसमें अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और पता है जो बिच्छू वगैरह होते हैं ना, बिच्छू है, चींटी है, इनमें भी अम्ल होता है। इनमें क्या होता है? अम्ल होता है। इनमें भी अम्ल होता है। देखिए ये चींटी में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल चींटियां जब काटती हैं ना, देखो काटती हैं तो क्या होता है? बहुत दर्द होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में अम्लता जाती है। अम्लता जब जाती है, अचानक ज्यादा अम्लीय चीजें जाती हैं तो क्या होता है? दर्द होता है, इसीलिए दर्द होता है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल है। जो बिच्छू में भी इसी तरह का सिट्रिक अम्ल होता है। तो सबसे पहले आज हम, अब देखो डिफिनीशन हम जानते हैं कि अम्ल होते क्या हैं, है ना। अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल क्या होते हैं आपको अगर डिफिनीशन में आए तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं? H+। साधारण सी भाषा है, क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ। वे पदार्थ ऐसे लिख लेना, अम्ल, अम्ल, है ना। वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। बस इतनी सी डिफिनेशन है। ओके, अब जलीय विलयन का मतलब क्या होता है? जलीय विलयन का मतलब यह होता है कि यानी जब उनको पानी में घोलोगे ना तो वो 2 आयन में टूट जाते हैं, ठीक है। कितने में आयनों में टूटते हैं? वो 2 आयनों में, यानी एक H+ टूटेगा और कुछ टूटेगा, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल पे हम जैसे ले लें कि जैसे HCl है, ये क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है, ठीक है। अब देखो अम्ल क्यों है? क्योंकि देखो H है ना, ये है कि नहीं H? तो जिन पदार्थों में, जिन सूत्रों में लगभग लगभग H हो अधिकांशता, वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो इसको जब लिखोगे एग्जाम में, एग्जाम जैसे जहां पे लिख देना जैसे, तो जैसे में एरो लगा दीजिए, जैसे यहाँ पे लिख देना H+ और फिर यहाँ पे Cl-। ओके, तो ये H+ में किसमें टूटेगा? ये H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। समझ में आया ना। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल ये हो गया, और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल H2SO4। अब यहाँ पे गौर से देखो यार, यहाँ पे देखो H2 जब टूटेगा तो क्या होगा? 2H+ आएगा। भाई 2 हाइड्रोजन के हैं, है ना, 2 हाइड्रोजन में टूट गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? SO4 2-। ओके, फिर उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरे में HNO3 एरो, ठीक है, यहाँ पे H+ और NO3-। मतलब हमेशा H जरूर आएगा। जिसमें H आ गया तो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। समझ में आया ना, अम्ल होते हैं। इसी तरह से एक और बता दे रहे हैं, CH3COOH एरो, इसको जब तोड़ोगे तो H अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। और इसे ही क्या कहेंगे पता है? ये एसिटिक एसिड है, यही है, सिरके का सूत्र है, ये सिरका होता है, ठीक है।
जो सिरका होता है ना वो सिरका। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तेजाब का सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। किसका सूत्र है? नाइट्रिक अम्ल। तो अम्ल समझ में आ गए ना। अगर आपसे अम्ल कोई पूछे तो बस अम्ल की यही डिफिनेशन है। अगर एग्जाम में आए तो आप इतनी बड़ी डिफिनेशन लिख दो, आप बहुत ठीक है। अम्ल में कभी भी एग्जाम में विशेषताएं वगैरह नहीं पूछता है, ठीक है, आप लेकिन फिर भी जान लो विशेषताएं, ठीक है। तो अम्ल क्या होते हैं इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं, ठीक है। जैसे HCl है, देखो H+ और Cl- दिया, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको बंद करो, नोट करो जल्दी, है ना। तो अम्ल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब अम्लों के कुछ गुण बता दे रहे हैं ना, क्वालिटीज क्या होती हैं, कैसे पहचानोगे। क्योंकि यार पता है आप लोग सभी लोग गलती से कभी भी अगर कोई कह दे कि ये अम्ल है और गलती से आप चख के मत देखे लगना, क्योंकि अम्ल खट्टा होता है ना। तो सभी अम्लों को आप चख कर नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारे अम्ल ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं। जैसे तेजाब है, आप तेजाब को सोचो, है ना, चख के देखने लगे तो क्या होगा? कट जाएगी जुबान। नाइट्रिक अम्ल और इससे खतरनाक अम्ल होते हैं, ठीक है। तो अम्ल तो कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? उसके को कुछ लक्षण होते हैं अम्ल के। तो गुण क्या है अम्लों के? पहला गुण क्या हो जाएगा? देखो पहला गुण तो ये है कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, है ना। तो नंबर 1, जलीय विलयन में H+ आयन, है ना, देते हैं, ठीक है। तो पहला गुण क्या है? जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा क्या है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। अगला नंबर, ये संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं। ये जल में विलेय होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। चलिए, है ना, लिख लिया, चलो समझो, है ना। देखो पहला क्या है, अम्ल के गुण अगर आ जाए लिखने में तो पहला देखो, पहला तो डिफिनेशन से ही आप पता कर लोगे, है ना, कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। दूसरा, ये अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये प्रबल संक्षारक। संक्षारक का मतलब क्या होता है? संक्षारक का मतलब ये होता है कि अगर ये किसी चीज के साथ आएंगे ना तो उसको गला देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। अब कागज में अम्ल डालोगे, जैसे ही कागज में अम्ल डालोगे वैसे क्या हो जाएगा? कागज गल जाता है। क्या हो जाता है? कागज गल जाता है ना। तो ये क्या होते हैं? प्रबल संक्षारक होते हैं। अगला देखिए यहाँ पे, ये प्रबल संक्षारक होते हैं। उसके बाद ये जल में विलेय होते हैं, यानी अम्ल क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं। जैसे नींबू में है, नींबू में अम्ल होता है, पानी में डालो घुल जाता है कि नहीं, है ना। तो अम्ल क्या होते हैं? पेपर में आएगा कि क्या अम्ल जल में विलेय होता है, या फिर कुछ भी आ जाएगा, निम्न में से कौन सा जल में विलेय है। तो वहां पे क्षार रहेगा, कुछ भी, सब कुछ रहेगा, अलग अलग पदार्थ रहेंगे, लेकिन क्या होता है? अम्ल क्या, कौन से जल में विलेय होंगे? अम्ल जल में विलेय। ओके। फिर उसके बाद ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? गुलाबी कर देते हैं, पीला कर देते हैं, अलग अलग ऑप्शन रहेगा, लेकिन नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर दे। अब लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर छोटे छोटे कागज होते हैं, इतने इतने कागज होते हैं, लैब में मिलते हैं, ठीक है। तो लैब में, अब यहाँ तो उतने लैब अवेलेबल है नहीं, है ना, ठीक है। तो इतना ये गुण है इसके, और बहुत सारे इसके, ये तो ये कौन से गुण है? ये भौतिक गुण है। कौन से गुण है? ठीक है। अब उसके बाद और बहुत सारे गुण हैं, जैसे
अम्लों की क्रिया, अम्लों की क्रिया धातुओं से करने पे क्या होता है? धातु से, यानी कि याद रखिएगा कोई भी हो, ये अधिकतर इनकी क्या रिएक्शन आएंगी, क्या आएंगी? रिएक्शन आएंगी। तो रिएक्शन में आएगा कि किसी अम्ल को जब किसी धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? कोई अम्ल है, कोई अम्ल है, अम्ल की क्रिया हमने क्या किससे करा दी? किसी धातु से करा दी, तो क्या होता है? ठीक है, तो अम्ल से क्रिया कराने पे देखो, जैसे मान लिया जाए हमने Zn लिया, ये क्या है? धातु, क्या है? धातु, और इसकी क्रिया करा दी हमने H2SO4, ये क्या है? अम्ल है, अम्ल है। तो अभी मैंने बताया ना, अम्ल की क्रिया किससे करा रहे हैं, है ना? ये धातु हो गई कोई, ये क्या हो गया? अम्ल हो गया ना, और इसकी क्रिया किससे कराएंगे? धातु से करा दे। अब यहाँ पे क्या बचेगा? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ZnSO4 और H2 हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो अम्लों की क्रिया, अगर अम्लों की क्रिया धातु से कराएंगे तो क्या देंगे? वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन एक शर्त है, याद रखिएगा। शर्त क्या है? बाद में लिख लेना बेटा, पहले समझ लो, है ना, इसको समझ लो, है ना। देखो, अम्लों से धातु से क्रिया कराओगे, है ना। अम्लों की क्रिया किससे कराओगे? धातु से कराओगे। तो जब किसी अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं तो क्या देते हैं? वो हाइड्रोजन देते हैं। लेकिन सभी धातुएं हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। अधिकांश आप अम्ल की क्रिया कराओगे तो किसी धातु से, कोई भी धातुएं क्या होती हैं? पता है धातुएं क्या होती हैं? धातु वे होती हैं जो जिनमें विद्युत धारा बहती है। तो जितने में करंट बहती है, जिन जिन चीजों में करंट बहती है, विद्युत धारा बहती है, वो क्या होती है? धातुएं होती हैं। समझ लीजिएगा, ओके। तो जिन जिन चीजों में धातुएं मतलब विद्युत धारा बहती है, वो क्या धातु? जैसे कि मान ली कॉपर का तार है ना, कॉपर का तार है, कॉपर में धारा बहती है, क्या है? धातु है। एल्यूमिनियम होता है, उसमें करंट बहता है, क्या है? धातु है। जस्ता में करंट बहता है, धातु है। तो लोहा में करंट जाता है, धातु है। ठीक है, पीतल में करंट जाता है, धातु है। तो जितने भी चीजों में करंट जाए, चांदी में जाता है करंट, धातु है। सोने में बहता है, धातु है। तो जितनी चीजों में विद्युत धारा बहती है, वो धातुएं हैं। तो किसी भी धातु की जब क्रिया कराते हैं हम, अधिकांश धातुओं की हम जब अम्ल से क्रिया कराते हैं, जब कोई किसी अम्ल में, जैसे मान लो तेजाब है, हमने जस्ता लिया, जस्ते को क्या किसमें डाल दिया? अम्ल में, तेजाब में डाला, तो क्या बनेगा? उसका अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा? अवक्षेप। ZnSO4 ये क्या है? अवक्षेप बनेगा, और हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी, गैस उड़ने लगेगी। एक गैस निकल, जैसे ही जस्ते का तार लो, तेजाब हो, तेजाब में जैसे ही डालोगे उसमें गैस निकलने लगेगी, एक प्रकार की गैस निकल रही। तो अगर गैस निकल रही है तो वो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और नीचे क्या होगा? वो गला देगा, वो जस्ते को क्या कर देगा? गला देगा, और एक पाउडर जैसा बन जाएगा नीचे। क्या बन जाएगा? पाउडर जैसा। उसे अवक्षेप कहेंगे। क्या कहेंगे? और इसका नाम क्या होगा? जिंक सल्फेट। नाम क्या होगा अवक्षेप का? जिंक सल्फेट। समझ में आ गया ना। लेकिन मैंने क्या बताया? एक शर्त होती है। एक शर्त क्या होती है? एक होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, अभी आगे चल के आपको पढ़ाई जाएगी। मैं यहीं पे आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि बात आ गई है तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई यार विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता क्या है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से, जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी हुई है, यानी उसमें बहुत सारी धातुएं लिखी रहती हैं। ठीक है, उसमें तब धातुएं ऊपर से लिखी है, और यहाँ एक जगह हाइड्रोजन है, उसके नीचे धातुएं भी लिखी हैं। तो उसमें कहा गया है जिन धातुओं के स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर लिखी हैं, वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगी, और जिनका स्थान हाइड्रोजन मतलब नीचे है, तो वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो यानी जिंक का हाइड्रोजन गैस देती है, जिंक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन देता है, इसका मतलब इसका स्थान क्या होगा? हाइड्रोजन से ऊपर होगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैंने क्या बताया? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो पदार्थ हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो अम्लों से क्रिया करके क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस देंगे, और जिनका स्थान नीचे होगा वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। मैंने इसीलिए शर्त लगा ली। मैंने क्या एक शर्त लगा दी है। शर्त क्या लगा दी? आप कोई पूछे कि आखिर ये क्यों नहीं दे रहा, अगर कोई पूछे
अगर रिएक्शन आ जाए लिख करके कि ये चीज ये कोई धातु है, इसको अम्ल से क्रिया कराते हैं, ये हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, तो क्या कारण बताओगे? कारण यही बताओगे क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका स्थान क्या होगा? हाइड्रोजन से नीचे होगा। भाई हाइड्रोजन से नीचे होगा इसलिए नहीं देता होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जब हम जस्ते की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका क्या कारण है? तो क्या कारण बताओगे? क्योंकि वे धातुएं जिनका विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थान है, ठीक है, वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, और जिनका स्थान नीचे है वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते। ठीक है, तो आप ये एक लिख लो। तो ये है, जैसे एक मतलब बता रहे हैं, ये है कोई श्रेणी, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस देंगे, ये धातुएं क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस देंगी, और ये हाइड्रोजन, ये धातुएं हाइड्रोजन गैस है ना, धातु हाइड्रोजन गैस नहीं देंगी। ये केवल ये समझने के लिए बना लो, बाद में लिखवा देंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो ये समझने के लिए हो जाएगा। क्या समझने के लिए होगा? अगर कोई पूछे कि जस्ते को सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों देता है? क्योंकि जस्ते का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या होगा? ऊपर होगा। हाइड्रोजन से ऊपर होगा इसलिए हाइड्रोजन गैस देगा। ऊपर, ऊपर का मतलब ऊपर, गैस ऊपर जाती है ना, तो ये समझ लो ऊपर होगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, नीचे होगा तो नहीं देगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आगे तो जब अगर पेपर में आ जाएगा तो अम्लों से क्रिया कराने पे क्या होता है? कोई भी अम्ल हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कोई भी अम्ल देगा। ठीक है, जब क्या होता है, जब हम जस्ते की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या होगा? अपना देख लिया। ठीक है, ये रिएक्शन लिखने के लिए आएगा, आगे चल के देखो। ठीक है, फिर उसके बाद अम्ल क्रिया कराने के बाद अब उसके बाद हम क्षारों से क्रिया कराते हैं। अम्ल की किससे क्रिया कराएंगे? क्षार से। तो अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर अब क्या होते हैं? देखो, अभी लिख लेना, बाद में लिख लेना, क्योंकि इतना ही टॉपिक पढ़ा के हम बंद कर देंगे। लिख लेना, नोट कर लेना, पहले टॉपिक को समझ लो अच्छे से। ठीक है, देखो अभी हम पढ़ाएंगे आपको क्षार, लेकिन पहले हम लोग को अच्छे से डिस्कस कर देंगे तब क्षार पढ़ाएंगे। लेकिन मैं शॉर्टली में मैं बता दे रहा हूँ कि आखिर क्षार क्या होते हैं। क्षार वे होते हैं जिनमें OH पाया जाता है। क्या होता है? OH, जिसमें OH हो वो क्या हो? क्षार होते हैं। जिनमें OH पाया जाता है, ठीक है, जिसमें OH माइनस आयन पाया जाता है वो क्षार होते हैं। इतना समझ में आया? तो अब हम अम्ल की क्रिया क्षार से कर रहे हैं, हमें नहीं पता, देखो आप लोग खुद बनाओगे। याद रखिएगा, कोई परमाणु जब बनता है किसी रिएक्शन में तो प्लस मिलता है, एक प्लस का दूसरा माइनस का। अब देख लो यहाँ पे, देखो ये हाइड्रोजन प्लस का होता है, ये माइनस का होता है कि नहीं? तो जब कभी मिलेगा तो एक प्लस दूसरा माइनस। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जब अब ये हो गया, देखो ये प्लस का होता है, Zn क्या होता है? प्लस का होता है। तो ये किससे मिलेगा? प्लस वाले से तो मिलेगा नहीं। मैंने क्या बताया? हमेशा प्लस और माइनस मिलता है। अधिकांश क्या होता है? प्लस और माइनस मिलकर के बनते हैं। ओके, तो अधिकांश प्लस माइनस मिलकर बनते हैं, लेकिन कभी कभी रेयर केस में प्लस प्लस भी बनता है और माइनस माइनस। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में दोनों माइनस होते हैं, Cl भी माइनस Cl दोनों मिलकर के बन जाते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखो, तो ये देखो ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, तो ये जो अब साथ किसका होगा? साथ इसका और इसका होगा, ये अलग हो जाएगा, इसलिए इनका साथ हुआ है, ये अलग हो गया। जो मैंने फार्मूला लिखवाए थे, ठीक है, वो याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर वो याद कर लो, अगर फार्मूले मतलब जो आयन बताए थे, ठीक है, वो आयन जो बताए थे अगर वो याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको ये चीज याद नहीं करनी पड़ेगी कि आखिर क्या बनता है, ऑटोमेटिक खुद समझ जाओगे आखिर क्या बनेगा, रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे रटना पड़ेगा कि आखिर इससे क्रिया कराते हैं तो ये बनता है, ऐसे आप समझ जाओगे अधिकांशता। जैसे अम्ल की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? क्षार से। तो देखो कोई अम्ल ले लेते हैं, कोई भी अम्ल लेते हैं, हम ले रहे हैं CH3COOH, ये अम्ल है, काहे का सूत्र है? सिरका का, है ना। अब इसके लिए हम कोई क्षार ले रहे हैं, कोई क्षार ले लो जिसमें OH हो, तो ये NaOH ले लिया, ये क्षार ले लिया। अब इसकी क्रिया जब हम कराएंगे तो जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? यहाँ पे लिख दो लवण बनते हैं, लवण बनते हैं। यहाँ पे क्या लिख दो? हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। तो आप अम्लों से क्रिया कराओगे किस
जब किसी धातु की अम्ल से क्रिया कराते हो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हो तो क्या बनते हैं? लवण बनते हैं, लवण बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कोई अम्ल हो गया, अम्ल हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा क्षार हो गया। क्या हो गया? क्षार। अब अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या मैंने बताया? लवण बनते हैं। अब वही चीज फिर प्रोसेस प्लस माइनस देखो, अभी मैंने तोड़ा इसको H प्लस, तो H प्लस का होता है ना, OH माइनस का होता है, तो ये दोनों अलग बनेंगे। OH और H मिलकर के क्या बन जाएगा? H2O बन गया। अब बचा क्या? यही तो बचा, ये बचा और ये बचा, तो यह क्या बचेगा? CH3COO और Na। ये क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। ये क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। और कल ही हमने बताया था ये क्या है? जल है। और इसी अभिक्रिया को हमने कल क्या बताया था? यही अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, कल बताया था, है ना? समझ में आया ना? इतना समझ में आया ना? तो अम्लों की क्रिया हम धातु से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस देता है, अम्लों की क्रिया क्षार से कराएंगे तो क्या बनता है? लवण बनते हैं। याद रहेगा ना? ठीक है, अभी रिएक्शन आएंगी बहुत सारी, मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो भूल मत जाना। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। ज्यादा पढ़ा देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसी को आप रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। तो बच्चों मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।